हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। जे की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो हम बात करने वाले हैं आज फर्स्ट लेक्चर में, जिसका टॉपिक है फंक्शन चैप्टर। हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था कि हम कैलकुलस के पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, और कैलकुलस में जो सबसे पहला चैप्टर है जो हम कवर करेंगे वो है फंक्शन चैप्टर। बहुत बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर पे। चलिए, लेकिन सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में एक सिनेरियो, एक माइंड मैप जरूर क्रिएट कर लीजिए कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उस चैप्टर में आपको किससे किससे मुलाकात होगी। ठीक है, तो चलिए, इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत इजीली सिर्फ 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा बेसिक फंक्शन का एंड देयर बिहेवियर, जो कि आज होने वाला है। लेक्चर 1 हम जो बात करेंगे उसमें बेसिक फंक्शन पे बात करेंगे और उनके बिहेवियर के बारे में। जो लेक्चर 2 हमारा होगा वो होगा डोमेन एंड रेंज पर होगा। जो लेक्चर 3 हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ फंक्शन होगा, ये कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, क्या क्या होता है। लेक्चर 4 हमारा जो होगा वो होगा ऑपरेशन एंड देयर फंक्शन पे। और लेक्चर 5 और 6 जो होगा वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, और लगे हाथ कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स पर भी हम इसी पे ही बात करेंगे। क्लियर है? तो आपने एक बात अच्छे से देख लो कि फंक्शन चैप्टर को हमने टोटल इस 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जहां पे ये पूरा अच्छी तरीके से डिवाइड है। नाउ अब बात करते हैं आज के सेशन पर, जो कि हमारा बेस्ड है लेक्चर 1 बेसिक फंक्शन एंड देयर फीचर्स। सर, फीचर्स का क्या मतलब हो गया? बेसिक फंक्शन तो अपन लोग को समझ में आ गया कि ठीक है सर, आज हम सारे फंक्शन पे बात करेंगे, कितने फंक्शन होते हैं, उनका क्या है। लेकिन फीचर्स क्या रिलेट कर रहा है? फीचर्स रिलेट कर रहा है उनके बारे में। देखो, मैं समझाता हूं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन को देखते वक्त आपके दिमाग में 4 चीजें आनी चाहिए। ठीक है? क्या सर? पहला आपका डोमेन। उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्या उसका डोमेन क्या होता है बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डोमेन। दूसरी बात, रेंज। उस फंक्शन का रेंज क्या है? तीसरी बात, उसका ग्राफ। उस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है या कैसे प्लॉट होगा। ठीक है, और चौथी बात हमारे पास उसका बिहेवियर। बिहेवियर उस ग्राफ का, उस फंक्शन का। ठीक, तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो कहां पे क्या रिएक्ट करता है, कब माइनस साइन पे, प्लस साइन पे, ऑड पे, इवन पे। तो उसका हर तरह का बिहेवियर हमारे पास पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल इन 4 चीजों के साथ हम ये स्टार्ट करते हैं, और यकीन माने लेक्चर के एंड तक आपको फंक्शन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा आता है। आपके मन में भी ये बात आई होगी ना? चलिए, क्या बात है सर, मजा आ जाएगा लग रहा है पढ़कर आज तो। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो आपके मन में सवाल आता है कि सर डोमेन और रेंज क्या है या क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। डोमेन, ठीक, या फिर रेंज। तो सवाल उठता है, डोमेन किसका सर, किसका? तो डोमेन फंक्शन का। अब डोमेन क्या होता है, तो मैं आपको एक नहीं, मैं आपको कई ढेर सारे नाम बताऊंगा। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हर वो पॉसिबल वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड होता है। फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। ठीक, आपको उस बात का ध्यान रखना है कि वो डोमेन में कभी शामिल नहीं होगा जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। जैसे एफ एक्स इज इक्वल 1/x-3। अब अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि पूरे मैथमेटिक्स में हम सिर्फ एक बात से डरते हैं
हम सिर्फ एक बात से डरते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में फंक्शन 0 ना बने। क्लियर है? दूसरी बात, एक्स एक्सिस को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है, ग्राफ से एक्स एक्सिस को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। ऑल इनपुट वैल्यू, जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको भी हम डोमेन बोलते हैं, तो इनपुट वैल्यू को भी हम डोमेन बोलते हैं। क्लियर होगी? अब बात करते हैं रेंज पर। आइए, तो रेंज पे हमारे पास, रेंज में ऑल आउटपुट वैल्यूज, जितने भी हमारे आउटपुट वैल्यूज होंगे उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास। या फिर मैं लिखता हूं आंसर, आंसर को भी हम रेंज बोलते हैं। क्यों सर, आंसर कैसे है? अरे, आपने कोई वैल्यू पुट किया, उस पर जो आउटपुट आएगा वही तो आपका आंसर होगा। अगर आप सोच के देखो तो वही तो आपका आंसर होगा। सेकंड, मैंने इसको हाइट बोला। हाइट, सर हाइट मतलब कि ग्राफ, ग्राफ जितना ऊंचा बन रहा है, जितना ऊंचा बन रहा है वही तो उसकी हाइट हुई, और हाइट का मतलब रेंज। और अगर हाइट हुआ तो सर हम इसको वाई एक्सिस भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, हम इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि डोमेन को हम कितने कितने नामों से जानते हैं, रेंज को कितने नामों से हम जानते हैं। जानना नहीं, इनके बारे में थोड़ा सा फील करिए कि डोमेन का मतलब होता है हर वो पॉसिबल वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब होता है हर वो इनपुट वैल्यू पे आउटपुट वैल्यू आना, या इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी या मिनिमम रेंज कितनी होगी, इसका आंसर कितना होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक फंक्शन पे कि कितने हमारे बेसिक फंक्शन हैं, और उनके बारे में धीमे धीमे करके हम पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आज का क्लास बिल्कुल थ्योरेटिकल होने वाला है, हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कवर करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोग सेकेंड क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक पे हम बात करेंगे आज, ठीक। चलिए, जैसा कि कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सुनिएगा। जैसे कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल, मान लीजिए सी, ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल सी हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स इज इक्वल मान लीजिए 5, ठीक है। आपने कुछ भी इनपुट डाला, आपने कुछ भी इनपुट डाला, आपने 2 रखा तो भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आपने 10 रखा तो भी आंसर कितना आया, 5 आया। आपने 1000 रखा तो भी आंसर कितना आया, 5 आया। आपने 2000 रख दिया तो भी आंसर कितना आया, 5 आया। आपने 2026 रख दिया तो भी आंसर 5 आया। मतलब कुछ भी वैल्यू रखो, आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। हर बात की एक बात, इस डायलॉग को याद रखिएगा, हर बात की एक बात। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन तो जरा बताइए, आप बताइए डोमेन क्या होगा। पूरा का पूरा रियल नंबर, कुछ भी रखिए। और रेंज क्या होगा, रेंज बताइए, रेंज, इसका रेंज क्या फिक्स नंबर है, हाँ सर, और वो क्या है, सी, कांस्टेंट। तो हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा, इसलिए मैं इसको सिंगलटन एलिमेंट में रख रहा हूं, ठीक है इसका। अब तीसरी चीज, ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो ग्राफ हमारे पास बिल्कुल इसका स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है। मैं यहां से ले लेता हूं, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, और ये जो गैप होगा ये सी होगा आपका, ये सी होगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपका सी है। कि आप कोई भी इनपुट वैल्यू रख रहे हो, आप कोई भी इनपुट वैल्यू ये रख रहे हो, एक्स एक्सेस पे कोई भी वैल्यू रख रहे हो, हमेशा आउटपुट जो है वो सेम है। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, हर बात की एक बात। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे फंक्शन में बात करते हैं, ठीक। ये इसका ग्राफ हो गया, ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है गाइस, इट्स मी, मतलब मैं कोई पूछे, आपसे पूछे आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे कि मैं खुद अपनी आइडेंटिटी हूं, मेरी पहचान, मेरा आधार कार्ड। बिल्कुल। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल एक्स दे रखा है, तो अगर आपने 2 रखा तो 2 की आइडेंटिटी क्या होगी, खुद 2 ही होगा। बिल्कुल। अगर आपने 5 रखा तो 5 की आइडेंटिटी क्या होगी, खुद 5 होगा। अगर आपने
10 रखा तो 10 की आइडेंटिटी क्या होगी, खुद 10 होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या, इटसेल्फ। क्लियर है। चलिए, तो अब ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी का ग्राफ ऐसा बनता है बिल्कुल, एफ एक्स इज इक्वल एक्स के जैसे। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पे बात कर लेते हैं। डोमेन होगा हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, ये भी हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। क्लियर है। चलिए, यहां से ग्राफ देख लिया आपने, हमेशा ये 45 होता है। ठीक है, एंगल इसके बीच में एंगल y इज इक्वल एक्स का ग्राफ। ठीक, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग लीनियर फंक्शन पे। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, देखिए एक ऐड आपने सुना होगा ना, टेढ़ा है पर मेरा है। अब उल्टा हो गया, सीधा है इसीलिए मेरा है। मतलब सर, मतलब कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो सीधा मतलब कि स्ट्रेट लाइन, ये बात आपको पता है। ठीक है, फंक्शन कैसा होता है सर, फंक्शन होता है ए एक्स प्लस बी। यहां पे डोमेन, डोमेन क्या होगा सर इसका, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, रेंज भी हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। इनफैक्ट हर पॉलिनोमियल का हमारे पास जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए इस बात को कि हर पॉलिनोमियल का डोमेन रियल नंबर होता है। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखिए इसका ग्राफ मैं दो तरीके से बनाता हूं। ठीक, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है, जैसे दोनों में हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, एफ एक्स इज इक्वल, और यहां पे भी एफ एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी हमारे पास है। ठीक, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन अगर ए आपका नेगेटिव हो जाए तो यही ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ए अगर आपका नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव रहे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, जब ऐसा बनेगा तो हमेशा एक स्लोप भी बनता है। वो स्लोप कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये स्लोप 135 का होगा। हालांकि ये तब होगा जब आपका ये होगा 1। इसके लिए आप अल्फा ही लिख लो, ज्यादा बेहतर है अल्फा, क्योंकि हम जनरल की बात कर रहे हैं तो ऐसा बात करना ठीक नहीं होगा एंगल पे। अल्फा लिख लो, ये आपका अल्फा एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे नाउ और क्या चीजें हैं सर, देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी माइनस का 5 प्लस 5x प्लस 4, ये हमारे पास, इसका मुझे ग्राफ बनाना, कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। हालांकि ये ग्राफ एक्यूरेटली ओरिजिन से पास नहीं है, अब ठीक है ऐसा। तो लीनियर फंक्शन का समझ में आया, ग्राफ कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा है इसीलिए मेरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पे अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है। कैसा बनता है गाइस, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, छोटी छोटी बातें, फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसे दिखता है। ठीक है, ग्राफ अगर ए पॉजिटिव होगा हमारे पास तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा अपवर्ड। ठीक है, और ग्राफ अगर ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड, ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड। क्लियर है। ठीक है, अब डोमेन पे बात करते हैं। तो डोमेन क्या होगा सर, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक, लेकिन रेंज, रेंज पे अगर हम बात करें तो रेंज क्या होगा। अब देखो रेंज का मतलब यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेंज का मतलब वाई एक्सेस होगा, रेंज का मतलब आपका हाइट होगा, रेंज का मतलब आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो जब यहां से देखो, अगर आपके पास ये फंक्शन है तो ये मिनिमम तो यहां गिरा है ना, मिनिमम पॉइंट पी पर है, बट ऊपर कितना गया है सर, ऊपर तो नहीं पता। क्यों, सिर्फ कैसे यहीं तक गया है, यहां तक तो मैंने बनाया है, गया कितना ऊपर, कैसे बहुत ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है सर, बहुत ऊपर। ये बहुत ऊपर को हम लोग लिखते हैं इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे आपको पता है ओपन ब्रैकेट रहता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम, मिनिमम जो पॉइंट पी है इसको बोलते हैं वर्टेक्स,
इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है -d/4a। ठीक है, तो -d/4a ये आपका रेंज होगा। ठीक, कब? जब a आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे गया है? मैक्सिमम इस पॉइंट पे गया है, p, जो कि वर्टेक्स है, और ये कितना होता है? -d/4a होता है। ठीक, मिनिमम नीचे कितना गया है? डाउनवर्ड पैराबोला, तो उससे नीचे बहुत गया है। अरे बहुत कितना गया है सर? -∞ गया है। हाँ, और मैक्सिमम -d/4a गया है। बताओ क्या क्लियर हुआ? ऐसा, ये y। बताओ, ठीक। अच्छा, क्या सर डी क्या है? डी बेटा डिस्क्रीमेंट है, b² - 4ac, ऐसा डिस्क्रीमेंट है। तो रेंज आपका क्या हो गया? माइनस का d/4a, इंफिनिटी एक हुआ, और दूसरा हमारे पास -∞, हाँ क्लोज नहीं, ओपन, -∞, -d/4a, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये आपका पैराबोला। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन में कभी आप फंस जाइए इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पर हमारे पास है और बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बीच में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है और आप दो इंटरवल के बीच में फंस गए हो एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक, तो क्या करें? तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, ठीक, और फिर सॉल्व करो इनइक्वालिटी। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन जैसे कि फंक्शन में x², fx इज इक्वल x², x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, ऐसे फंक्शन। तो ऐसे फंक्शनों का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के जैसा ही बनता है। एक मिनट, सही से बना दे, थोड़ा खूबसूरती के साथ बना दें, ठीक है? ऐसा बनता है, ठीक है? पावर फंक्शन हमारे पास ऐसा, ये x², फिर यहां से ये थोड़ा और अंदर ये गया, ये ऐसा, ये x की, ये x², ये x की पावर 4, और ऐसा ये अंदर आता जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली इसके डोमेन पे बात करें, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? पूरा पूरा रियल नंबर, कोई दिक्कत तो है नहीं। रेंज क्या होगा? रेंज हमारे पास होगा, ध्यान से देखो तो ग्राफ नीचे कितना गया है? नीचे सर 0 पे, और ऊपर कितना गया है? इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है? इसे बोलेंगे पावर फंक्शन। ठीक, नाउ ये पहला पावर फंक्शन है। एक और पावर फंक्शन मैं बताता हूं, ये इवन का था, ये ग्राफ इवन का था, इवन। अच्छा, एक चीज और नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्या? कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, हालांकि इसको मैं फिर से बताऊंगा, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस, हमेशा y एक्सेस के सिमेट्रिक होगा। सब मतलब कि जितना इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड y एक्सेस के, उतना ही राइट हैंड साइड भी बनेगा। क्लियर रखिएगा, किसका सर? इवन फंक्शन का ग्राफ। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जैसे कि x³ x की पावर 5, x की पावर 7, ऐसा। इनका ग्राफ कैसा होता है? इनका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक। यहां से सर डोमेन क्या होगा? इनका डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, खतरा नहीं होता है। और रेंज क्या होता है सर? रेंज होता है हमारे पास वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर। आप देख सकते हो कि ये y एक्सिस का पॉजिटिव सिरा पूरा कवर है और y एक्सिस का नेगेटिव सिरा भी पूरा का पूरा
कवर है। तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पूरा कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑड फंक्शन या n की पावर 5। अब बात करते हैं एक और थर्ड पे, रैशनल फंक्शन 1 अपॉन एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब या फिर 1 अपॉन एक्स की पावर 5 या फिर 1 अपॉन एक्स की पावर 7। ठीक, इनका ग्राफ कैसा बनता है? तो इनका ग्राफ बनता है ऐसा। ये थोड़ा और चिपकेगा ऐसा। ठीक है, कभी ये चिपकता नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला भी थोड़ा एक्यूरेट में बना लूं। ठीक है, कि आपको समझ में आए ये। ठीक, एक डेफिनेशन होती है गाइस टेंजेंट की, और एक होती है एसिम्टोट। एक शब्द होता है एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स क्या होता है कि एसिम्टोट्स किसी कर्व के जस्ट चिपक के निकलता है, बट कभी उस कर्व को छुएगा नहीं। ठीक है, जैसे ये लाइन, इट क्रिएट अ एसिम्टोट। एक शब्द होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? किसी कर्व को छू के निकलना, तो वो टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, ये फर्क होता है। आइए अब बात करते हैं इस पे। तो सर डोमेन क्या होगा? डोमेन, तो डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट पे क्या खतरा है? हाँ सर, है ना। किस पर? सर अगर मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया तो क्या दिक्कत होगी? हाँ, तब दिक्कत होगी। तो 0 हटा दो, 0 हटाओ। ठीक, सर रेंज, अगर मैंने 0 रखा ही नहीं तो कभी 0 आएगा नहीं, तो रेंज में से भी 0 हटाइए, क्योंकि यहां पे देखो ग्राफ y 0 पे नहीं छू रहा है, 0 से डाइवर्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो रेंज में भी 0 नहीं आएगा। ठीक, क्लियर रखिएगा। आइए नेक्स्ट। अच्छा, रेसिप्रोकल में आपने ऑड फंक्शन देखा, अगर रेसिप्रोकल में इवन फंक्शन आ जाए तो x की पावर 4, x की पावर 6, तो क्या करेंगे? तो इनका ग्राफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसा ही, ऐसा बनाइए, ये ऐसा। अभी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये कैसे फंक्शन है। हाँ हाँ हाँ, ये कैसे फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस का। तो जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। हाँ, हम तो 10th क्लास में भी वो ड्राइंग बनाने को आया था, आम आता है ना 10th क्लास में, वो मैंगो बनाने के लिए। तो हम एक आम की वो लेके गए थे, कटोरी जो ऐसे थी। हाँ, कुछ ऐसे करके। ठीक, तो वो कटोरी लेके गए थे, उसे से बनाए थे। इसलिए ड्राइंग का थोड़ा सा ऐसा है। ठीक आइए डोमेन पे बात करते हैं। सर डोमेन क्या होगा इसका, बताइए। डोमेन खतरा किससे है? सर r-0। 0 मत रखिएगा, बाकी सब ठीक है सर, 0 मत रखिएगा। ठीक है, समझ गए। रेंज क्या होगा? रेंज, सर रेंज कुछ भी हो सकता है, पूरा रियल नंबर। पूरा रियल नंबर कैसे होगा भाई? यहां से देखो ना, ये y एक्सिस से ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या 0 को टच करेगा? नहीं सर। तो 0 पे ओपन ब्रैकेट, और कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम, अपर लिमिट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक, ऐसा। तो ये हो गया इसका रेंज। ठीक, ग्राफ भी देखते चलना बेटा, ठीक, हल्के में नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको मैं टोपी वाले फंक्शन भी कहता हूं, टोपी वाले लोग। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन को मैं टोपी वाले लोग कहता हूं। ये ऐसा होता है ना, राजा महाराजा रूट में बैठ गए हों। ये जो भाई साहब हैं जिनकी फोटो मैंने लगाई है, मुझे नहीं पता कौन है, मैंने बस फोटो लगा दी। तो नहीं लग रहा है पैसे वाले हैं, बहुत अमीर लोग, राजा की तरह। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर रूट में कोई फंक्शन बैठा है, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर रूट में कोई फंक्शन बैठा है तो वो फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। वो फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसकी मिनिमम लिमिट ही 0 है, वो 0 के नीचे गिरेगा ही नहीं, हमेशा 0 या फिर 0 के ऊपर। राजा महाराजा जो होते हैं या टोपी वाले लोग जो होते हैं, वो लोग कभी 0 के नीचे जाएंगे नहीं, हमेशा 0 या फिर 0 से ऊपर। ठीक, तो आप इनको टोपी क्यों कहते हो?
गुड क्वेश्चन। मैं इनको टोपी इसलिए कहता हूं क्योंकि इन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि इनका टोपी गायब कर दो। टोपी का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, समझ गए आप? हाँ। इन बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सारे शब्द होते हैं जो मैं अपने लेक्चर में इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आपने नहीं ध्यान रखा तो आपको लगेगा यार टोपी कौन सा ये गायब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन पे बात करते हैं। तो यहां पे जो इनका डोमेन हमारे पास होता है, अगर हम बात करें तो डोमेन क्या होगा सर इनका? डोमेन हमारे पास जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 0, मिनिमम ये 0 के नीचे जाएगा ही नहीं। तो वैल्यू हम जो पुट कर सकते हैं वो 0 पुट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। जो रेंज पुट करेंगे, सॉरी रेंज पुट क्या करेंगे, रेंज क्या होगा? तो रेंज जानने के लिए हमेशा आप ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, तो ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ये इसका ग्राफ होता है, ऐसा फंक्शन। ये y इज इक्वल रूट एक्स, ऐसा। तो रेंज कहां से कहां तक हो गया? रेंज भी इसका 0 से इंफिनिटी, ऐसा। ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखिएगा ये रूट वाले फंक्शन होते हैं, और रूट वाले फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़े होते हैं। ठीक, अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। ठीक, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन तो यहां पर है, बट चूंकि जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे या हम जो इसको पढ़ेंगे, हमें मॉडुलस में 3 चीजें पढ़नी है। क्योंकि मॉडुलस अपने में हैवी फंक्शन है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन रिलेट करता है। तो मॉडुलस में हमें 3 चीजें सीखनी होती हैं। क्या? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इक्वेशन, और मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इनइक्वालिटी के थोड़े बहुत बेसिक्स आते होंगे, आपको वेवी कर्व की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, कर्व के बाद मतलब इनइक्वालिटी आपको पता होगा, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन पे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक, हमारे पास फिर इक्वेशन पे बात करेंगे और फिर इनइक्वालिटी पे बात करेंगे अपन लोग। मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो तरीके से खुलता है, दो तरीके से। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये माइनस खुलेगा। मतलब सर ये इतना आसान शब्द में मैंने बता दिया। अब सुनो, देखो, अगर सिंपल वे में और बताएं हम तो मॉड के अंदर जो कोई भी बैठा है, सुनो ऐसा, मॉड के अंदर जो कोई भी बैठा हुआ है, अगर भनक लग गई कि वो फंक्शन, वो व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर पता चल गया कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो मॉड आसानी से खुल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें भनक लग गया कि अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो हम फिर माइनस साइन के साथ हमेशा मॉड खोलेंगे। तो जैसे जैसे कि -4 अगर मॉड में बैठा दिया, तो तुमको पता है ना कि -4 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा? माइनस माइनस साइन ऑफ 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 4, मतलब सर मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है? अरे नहीं देता है भाई, मॉड इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपने इसको देव मानुस क्यों बोला है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मॉड हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो अगर आपको कैसे, यहां तो मुझे पता था कि -4 बैठा हुआ है, बट फंक्शन में एक्स नहीं पता है ना आपको, क्योंकि एक्स तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर एक्स, हम दो केस में खोलते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन में अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, +-2, दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कल को अगर आपके सामने मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल -2 आ गया, तो आप लिखोगे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। क्वेश्चन के हर पड़ाव पर आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी मिलेगी, तो इस चीज पे आप अपनी कमांड बनाए रखिएगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी, कि मॉडुलस इनइक्वालिटी के साथ कैसा बिहेव करता है। चलिए इसको मैं नए पेज पे सिखाता हूं आपको। पेन का नहीं चलना है भाई, इतना हल्का। हाँ, मॉडुलस इन इक्वालिटी, ठीक। पहली बात तो ये समझना कि मॉड के अंदर जो बैठा है वो कौन है, राजा है। वो कौन है, राजा है, ठीक है, किंग है, ठीक। राजा बुद्धिमान होता है। मॉड ऑफ एक्स अगर हमारे पास है, ठीक, इज ग्रेटर देन, पहले तो लेस देन का समझते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड की जो वैल्यू, या जीरो क्या, ए मान लेते हैं, ए, जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो ए से छोटी है, बराबर है और छोटी है, ठीक है। जैसे मान लो आप एक्स, आप यहां बैठे हुए हो, ठीक है, और राजा को मैंने मैंने कहा कि राजा राजा साहब, आप ए यूनिट लेंथ की आप जमीन ले सकते हो, आप ए यूनिट जमीन ले सकते हो, जहां आप खड़े हो वहां से ए यूनिट जमीन आप ले सकते हो। तो राजा भाई बुद्धिमान है, राजा ने यहां से लेकर ए यूनिट यहां तक की जमीन ले ली, ठीक। लेकिन राजा को, भाई बुद्धिमान तो वो था, उसने कहा एक यूनिट लेनी है ना, तो हम आगे भी ले सकते हैं, हम चाहे तो पीछे भी ले सकते हैं, तो हमको तो ज्यादा लेना है ना, तो हमने दोनों साइड ले लिया, हमने आगे भी ले लिया और पीछे भी ले लिया। तो हमने ए यूनिट इधर भी ले लिया, तो इधर गए ए तो इधर गए तो माइनस ए, तो हमने कहां से कहां तक की ले ली, हमने जो एरिया लिया वो माइनस ए से ए तक का एरिया कैप्चर कर लिया, ऐसा, ठीक। यहां से अब अगर मॉड ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन ए हो, तो जो एक्स होगा वो हमेशा बिटवीन होगा किसके, माइनस ए से ए के बीच में, क्लियर है। अब दूसरा समझो, दूसरा, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए से, अगर मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है ए से, तो कैसे बनेगा, सुनो। राजा साहब कहां बैठे हुए हैं, एक्स पे बैठे हुए हैं, राजा साहब को ए यूनिट की एरिया दे दिया गया, लेकिन इस बार कहा गया, राजा साहब, इस बार कहा गया, राजा साहब आपको ए यूनिट एरिया नहीं लेना है, उससे आगे का एरिया लेना है, ए यूनिट से बड़ी एरिया लेंथ, बड़ा एरिया लेना है। तो यहां से ए यूनिट था, इसके बाद का एरिया इन्होंने ले लिया। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ए यूनिट पीछे भी तो होता है, तो फिर पीछे का माइनस ए यूनिट, इसको हटाकर ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। तो ये एरिया है कौन सा, ये एरिया है माइनस का इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा इंफिनिटी, ये एरिया है। और यहीं पे अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा इंफिनिटी, ये हमारे पास है। सर जैसे जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, नॉर्मली अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन है 5 से, तो x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमेशा -5 और 5 के बीच में बैठेगी, हमेशा, ऐसा। और वहीं पे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो x कहां बैठा है, यहां पे 3 यहां होगा और -3 यहां होगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x से 3 से बड़ी वैल्यू, हमें क्या सेलेक्ट करना है, 3 से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो 3 से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी और वो इधर मिलेगी, तो x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी की तरफ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नाउ। तो इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस इनइक्वालिटी था, ठीक है। तो 3 चीजें हमें इसमें देखनी है। अब बात करते हैं सेम हमारे पास, हाँ सर ये सवाल तो आपने बताया ही नहीं, आपने मॉडुलस को देव भला मानुस या देव मानुस क्यों बोला सर। हाँ, तो देखो
अगर फील करो तो मॉड ऑफ एक्स, क्या मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव वैल्यू देता है? सोचो, नहीं सर, नहीं देता है। ठीक है, अगर मॉड ऐसा व्यक्ति है जिससे अगर तुम प्यार से बात करो, जिससे तुम प्यार से बात करो, तो भी वो कैसे बात करेगा? प्यार से ही बात करेगा। लेकिन अगर तुम अगर उससे पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, तो भी वो कैसे करेगा? पॉजिटिव ही करेगा। लेकिन अगर तुम उससे नेगेटिव वे में बात करोगे, तो भी वो क्या करेगा? पॉजिटिव ही आंसर देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो मॉड कैसा हुआ? भाई रे भाई, देव मानुस निकला रे ये तो। हाँ? चलो अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। क्या सर ये क्या है? हाँ, ग्राफ है भाई सिग्नम फंक्शन का, हंसो मत, ग्राफ है। क्या सर ये कैसा ग्राफ है? अभी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो सिग्नम फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे होता है? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या फिर एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ऐसा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है सर? डोमेन हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का क्या होता है? तो सिग्नम एक्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी पूरा पूरा रियल नंबर, कुछ भी आप प्लॉट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। रेंज क्या होता है सर? रेंज, तो रेंज के लिए आइए ग्राफ बनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्राफ इसका ऐसा बना हुआ है। ठीक, अगर आपने यहां पे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, अगर x इज इक्वल 0 है, तो फंक्शन क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। अगर हम x से कोई बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 5 रख रहे हैं, तो 5 अपॉन मॉड ऑफ 5, मॉड के अंदर कौन बैठा हुआ है? पॉजिटिव वैल्यू बैठी है, तो पॉजिटिव निकलेगा, तो 5/5 1 आ जाएगा। और अगर हमने x से कोई नेगेटिव वैल्यू पुट किया, -5, तो -5 अगर पुट किया, तो यहां पे -5 जब पुट करके देखते हैं, तो -5, ठीक, अपॉन में -5, तो -5 अपॉन 5 कितना आया? -1 आ गया आंसर। तो यहाँ पे -1। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमें 0 मिला, जब हम 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? 1 मिल गया, मतलब सीधा ऊपर की साइड ऐसा। ठीक, और अगर हमने 0 से छोटी वैल्यू पुट किया, तो हमें क्या मिल गया? -1 ऐसा, ये ऐसा। इसीलिए जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, जैसा आपने देखा ना खेतों में, गांव में खेतों में ये ऐसा भाई साहब लगे रहते हैं। हाँ, मैंने जब ये टॉपिक अपनी क्लास में लिया था, तो बच्चों का रिप्लाई आया था, सर ये आप ही तो नहीं है खेत में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूं। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, तो रेंज, रेंज पे अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का रेंज कितना है? -1, 0 और 1। ये काउंटेबल है, सिर्फ यही 3 इसके रेंज हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका रेंज कैसा है? काउंटेबल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे नाउ अब बात करते हैं आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत काम का, लाजवाब। ठीक, कैसा क्या है? नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब सब मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी बैठ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी बैठ जाए, आपने 4.5 रखा, आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.9 रखा, आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.9999 रखा, आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ 4 रखा, तो भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। समझ गए? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने -4.5 रखा, आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने -4.99 रखा, आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने 4.9999 रखा, तो आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने -4 रखा, तो आंसर कितना आएगा? -4 आएगा। समझने की बात है। अब सुनो, कहानी चल क्या रही है सर? कहानी असल में हमारे पास ये चल रही है कि जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम ही ग्रेटेस्ट है, नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब कि अगर 4 से 5, एग्जैक्टली 5 नहीं, 5 से जस्ट पहले कोई भी वैल्यू आपने पुट किया,
तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा उठाकर अपने पिछले वाले इंटीजर पे पटक देगा। ठीक है, अगर आपने 5 से कोई भी छोटी वैल्यू, बीच की वैल्यू रखी है आपने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उसको उठा के पीछे पटक देगा। ठीक है, 4 पे लाके पटक देगा। तो सर 4 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखा तो, 4 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखा तो ये उसको उठा के 3 पे लाके पटक देगा। ठीक है, सर 3 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखा तो क्या करेगा, ये उसको उठाकर 2 पे लाके पटक देगा। अब ये सुनो सेकंड वाला केस, जैसे कि -4 है, -5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता है। तो अगर -4 के आजू बाजू कोई पॉइंट रखा है तो वो कहां पुट करेगा, -5 पे शिफ्ट कर देगा। 4.99 कुछ रखा तो कहां शिफ्ट करेगा, 5 पे शिफ्ट कर देगा। बट जब तुम एग्जैक्टली 4 रख रहे हो तो वो डायरेक्टली देगा आंसर, 4 देगा, तब वो शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्यों, इंटीजर है ना। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर वैल्यू रखोगे तब तो इंटीजर ही मिलेगा। हाँ, तब तो इंटीजर मिलेगा ना। इंटीजर से आप थोड़ा सा आगे वैल्यू रख रहे हो तो वो हमेशा पीछे लेके जाकर पटकेगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आप इंटीजर से हल्का सा आगे की वैल्यू उठा रहे हो तो वो हमेशा पिछले वाले इंटीजर पे शिफ्ट करेगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइए तो पहले तो इससे थोड़ा और बेसिक समझते हैं कि फंक्शन का दिखता कैसा है। सर ये फंक्शन रिप्रेजेंट होता है ऐसा, ये साइन हमेशा आपको एग्जाम में बन कर आएगा। ठीक है, वो हमेशा इंडिकेट करेंगे कि ये साइन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक, ये फंक्शन होता है हमारे पास जहां पे डोमेन, डोमेन की बात करें तो पूरा पूरा रियल नंबर है, और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा इसका, सिर्फ इंटीजर होगा। क्या होगा, सिर्फ इंटीजर होगा। क्लियर है। नाउ हमेशा जो इस बात का ध्यान रखना, जो x की वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, x की वैल्यू हमेशा n और n+1 के बीच में होती है। ये ध्यान रखना हमेशा, ये चीज। ठीक है, अगर हमारे पास मॉड ऑफ x इज इक्वल n है, मॉड ऑफ x इज इक्वल n है, तो n की वैल्यू हमेशा n n+1 के बीच में होगी। क्लियर है। सर ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है, अगर हमने 1 नहीं, 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रखा तो कहां शिफ्ट करेगा, 0 पे शिफ्ट कर देगा। अगर हमने 2 नहीं, 2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखा तो वो कहां शिफ्ट करेगा, 1 पे शिफ्ट करेगा। अगर 3, 3 नहीं, 3 से कोई भी छोटी वैल्यू रखा तो वो कहां शिफ्ट करेगा, 2 पर। 0 नहीं, 0 से कोई छोटी वैल्यू रखा तो कहां शिफ्ट करेगा, -1 पे। -1 नहीं, -1 से कोई छोटी वैल्यू हम रखेंगे तो कहां शिफ्ट करेगा, -2 पर। -2 नहीं, -2 से कोई छोटी वैल्यू रखेंगे तो कहां शिफ्ट करेगा, -3 पर। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। ठीक, आपको नहीं लगा सीढ़ियां ऐसा चल रहा है वो, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, एक एक करके फटाफट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x+n। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के घर में इंटीजर घुस जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर धक्के मार के बाहर निकाल देगा और दरवाजा बंद कर लेगा। मतलब कि अगर x+5 आ जाए तो 5 को बाहर निकल, तो 5 को बाहर निकालेगा और x दरवाजा बंद कर लेगा। समझ गए। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां पे अगर हमारे पास ये आता है, जैसे ये बता रहा है कि अगर वो इंटीजर नहीं होगा, x इंटीजर नहीं होगा, जैसे -4.5, -4.5 है तो वो क्या आएगा, माइनस का 4 और -1, जो कि आंसर आएगा -5 की तरफ शिफ्ट करेगा। अरे वही है जो आपको पीछे भी बताया, ये इनइक्वालिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में हम लोग इन सारे फंक्शन पे 3 चीजों पे बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है, इक्वेशन पर और इनइक्वालिटी पर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा बड़ा है 5 से
जैसे मान लीजिए 5 से बड़ा है तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी हमेशा 5 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर हमारा x ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 से इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तब जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x ग्रेटर देन होगा 5 प्लस 1, बोले तो 6 से, x ग्रेटर देन होगा 6 से। क्लियर है। नाउ अब इसमें इसी तरह बात करते हैं लेस देन पे। अगर x हमारे पास लेस देन है और इक्वल है 5 के, ठीक, तो x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमारे पास लेस देन n प्लस 1 या फिर 5 प्लस 1 हम कर लेंगे इसको, कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 हो जाएगी। सेम एज इट इज थर्ड वाला पोर्शन भी इसका ये हो जाएगा, अगर हमारे पास लेस देन होगा तो x की वैल्यू x लेस देन n होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे n सेम रहेगा और ये 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर ध्यान में रखिएगा nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होगा कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू देगा, ये क्या देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे हमारे पास ये रिप्रेजेंट होता है ऐसा, 4.5 है तो ये क्या देगा, 0.5 देगा। अगर 6.25 है या 6.2 है, ठीक है, तो ये क्या देगा, 0.2 देगा। ठीक, ऐसा। लेकिन कल को अगर फ्रैक्शनल पार्ट में नेगेटिव आ गया, जैसे 1.75 ये आ गया, तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस करके वैल्यू देता है, 1 माइनस 75 0.75, तो ये कितना आया, 0.25, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आया, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर नेगेटिव बैठा हुआ है तो आंसर हमेशा ये 1 माइनस करके देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू ये दे देगा। अगर इंटीजर आ गया, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर आ गया, 4 आ गया, तो वो हमेशा उसका आंसर 0 होता है। क्यों सर, क्यों, अरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट है ही कहाँ इसमें, ये तो इंटीजर है ना, प्योर। तो इस तरीके से ग्राफ देखिए इसका कैसा होता है, ये कभी भी ग्राफ 1 को टच नहीं करेगा। क्यों सर, 1 तो इंटीजर हो गया ना बेटा, 1 पे तो वो 0 पटक देगा, उठाकर 0 पटक देगा। ठीक है, इसके बीच में कोई वैल्यू वो आ सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, और 1 के बराबर नहीं होता कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट, 1 से छोटा ही होता है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक, तो डोमेन, डोमेन क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का, पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया, बट जो रेंज होगा, रेंज होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ये सब भाई सब बैठे हुए ना, ये हाथ को अपने यूं कर रहे हैं, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है। आइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है ए की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स। ये भी कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पर आ जाए तो आपको कितनी बातें सोचनी है, कितनी बातें, आपको 3 बातें सोचनी है। क्या, पहला तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अगर कभी भी इसका आंसर -1 के बराबर है तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों सर, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। दूसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमारे पास 0 के बराबर है तो भी इसका कोई आंसर नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्यों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से बड़ा होता है। अगर e की पावर x इज इक्वल 1 हुआ, अब सोल्यूशन है इसका। कैसे सर, e की पावर x इज इक्वल e की पावर 0, तो x इज इक्वल 0, ऐसा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़े होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहीं से
डोमेन क्या हो गया इसका? डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज के लिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ऐसा। कब? जब ए पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ कैसा हुआ? ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ, उसका हमारे पास जीरो से इंफिनिटी। जीरो क्लोज या ओपन? सर ओपन, क्योंकि जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पे चलिए आगे देख लेते हैं। इसका एक दूसरा पोर्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कब? जब हमारे पास ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो, सॉरी जीरो से नहीं, हाँ, वन से छोटी। जब ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका नेगेटिव होता है, जैसे e की पावर माइनस एक्स। और इसमें इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक, कब? जब यहां पे e की वैल्यू जीरो या फिर वन से छोटी बीच में हो, तो जीरो या फिर वन के बीच में हो, तब हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है? ऐसा बनता है। क्लियर है? चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास, लॉग वाले अंकल, लॉग कैसे? ये बुढ़े वाले अंकल का ग्राफ क्यों बना हुआ है? यहाँ फोटो क्यों लगा हुआ है? बिल्कुल, लॉग भी जो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ग्राफ जो होता है उसका बुढ़ा ग्राफ होता है लॉग का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा, ऐसा, ये ग्राफ ऐसा झुका हुआ ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तो लॉग ऑफ एक्स अगर हमारे पास है, अब यहाँ पे अगर हम देखो लॉग को अगर मैं डिफाइन करूं, तो लॉग ये एन होता है, ये बेस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। एक बात का ध्यान रखना कि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है हमेशा वो जीरो से बड़ा होगा। आर्गुमेंट कैसा चाहेगा कि भैया हम तो जीरो से बड़े हूं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बेस है, बेस क्या चाहेगा कि भैया मैं भी जीरो से बड़ा ही रहूंगा, मुझे भी जीरो से बड़ा ही रहना है। और तीसरी बात क्या सर, कि बेस कभी भी वन नहीं होगा, बेस कभी भी वन ना हो, क्योंकि अगर बेस वन हो गया तो लॉग डिफाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन की पावर भी वन होती है, वन की पावर टू भी वन होती है, वन की पावर थ्री भी वन ही होता है, तब डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो जब भी लॉग को देखो, तीन बातें सोचो। जब भी लॉग को देखो, जब भी लॉग, सर लॉग को देखें या लोगों को देखें? लॉग को देखो। ठीक है, लोगों को भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। लॉग को देखो, तीन बातें सोचो। क्या? कि बेस, सॉरी आर्गुमेंट कैसा हो? पॉजिटिव हो। बेस कैसा हो? पॉजिटिव हो। बेस कभी भी वन के बराबर ना हो, बेस कभी वन, जीरो लिख दिया था, बेस कभी भी वन के बराबर ना हो। ये तीन बातें आपको सोचनी है लॉग को देखते वक्त। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और, लॉग का हमारे पास जो ग्राफ होता है वो दो तरीके से बनता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दो तरीके से था, वैसे लॉग का भी बनेगा। ठीक है, लॉग बेस जो है, बेस आर्गुमेंट, लॉग बेस आर्गुमेंट। मैं यहाँ पे एन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेचुरल वैल्यू हमेशा ये जीरो से बड़ी होती है ना, तो नेचुरल वैल्यू मैं प्लॉट करता हूँ। अब देखिए अगर आपका बेस, बेस जो है वो वन से बड़ा है, तो लॉग हमेशा इंक्रीजिंग होगा, लॉग हमेशा इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर यही बेस आपका जीरो और वन के बीच में है, तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। लॉग कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, यहां पे डोमेन की बात कर लें अगर हम, तो डोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा रियल नंबर। सोच के देखिए। नहीं सर, रियल नंबर कैसे? हम जीरो से आगे की वैल्यू पुट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो जीरो से इंफिनिटी इसका डोमेन होगा। ठीक है, रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगा सर? वो तो जीरो से, भाई लॉग पॉजिटिव है। नहीं, ग्राफ देखो, ग्राफ वाई एक्सेस में कितना जा रहा है? ये नीचे से नीचे सब पूरा जा रहा है, ऊपर से ऊपर सब वो भी पूरा जा रहा है। तो रेंज क्या हो गया? पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। रेंज हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। क्लियर है? ठीक।
अब आते हैं ट्रिगो फंक्शन पे। ट्रिगो फंक्शन में हमारे पास ये 6 लोग हैं जिन पे हमें बात करना है और इनके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, खास करके इनका डोमेन और रेंज। इनका डोमेन और रेंज, जैसे साइन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है, और रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, इसके बीच में ग्राफ भागेगा। कॉस का जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है और किसके बीच में भागेगा, -1 से 1 के बीच में भागेगा। लेकिन जो tan होता है, ठीक है, अच्छा tan को सोचो, तो tan में दिक्कत क्या होती है, tan थीटा में, तो tan जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो होता है। कभी भी फंक्शन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो किसको जीरो नहीं होना है, सर cos को। cos जीरो कहां होता है, सर cos जीरो होता है π/2 पर, तो उसके डोमेन से π/2 हटा दो, उसके डोमेन से π/2 हटा दो, ठीक। तो जो tan का डोमेन हुआ वो क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट π/2, π/2 को हटाकर, और रेंज क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर, ऐसा, ठीक। ये कॉट का हो जाएगा क्योंकि कॉट को खतरा किससे है, साइन से है कि साइन जीरो ना हो, ठीक। तो यहां से ये, और यहाँ पे ये इसका रियल नंबर। नाउ फिर सेक, सेक में हमारे पास सेम, कॉस को दिक्कत होगी तो सेक का भी सेम बनेगा हमारे पास, और ये यहाँ पे आ गया। नाउ ये कॉट का, ठीक, ये कॉसेक, और ये ऐसा, तो ये कॉट का है, कॉसेक का ये है, -∞। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ डोमेन और रेंज हमारे काम का है अभी, ठीक है। बाकी हम इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन वो तो हम बात करेंगे, उसका अलग लेक्चर हमारे पास है। सेम अब इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी ध्यान रखिएगा। डोमेन और रेंज के लिए जब भी आपके पास साइन और कॉस आ जाए, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स आ जाए, हमेशा, एक मिनट, ऐसे साइन इनवर्स कोई फंक्शन हो और कॉस इनवर्स कोई भी फंक्शन हो, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन जो होगा हमेशा -1 और 1 के बीच में बैठेगा, हमेशा। उसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स fx हमारे पास है, तो ये जो fx है ये भी हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक। सेम अब tan इनवर्स fx है या फिर cot इनवर्स fx है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो फंक्शन होगा fx, ये हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक। अगला जो है सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ fx, मैं fx लिखना चाह रहा हूं, इसको fx कर लीजिए, ठीक है, fx, और यहां पे भी fx। तो यहां पे जो मॉड ऑफ fx होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से बड़ा होगा हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है जहां पे हम लोगों ने इस पे बात किया। अब कुछ नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, भी 2 मिनट और, कुछ और एक दो फंक्शन है खास करके जिन पे हम बात करेंगे, वो कौन सा है सर, पहला रूट में समझ गए कि रूट में अगर कोई फंक्शन बैठेगा तो वो क्या होगा, हमेशा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव होगा। दूसरा, 1 रूट में कोई फंक्शन बैठेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा कैसे, कि फंक्शन कभी भी कैसा हो, ग्रेटर देन पॉजिटिव हो बट फंक्शन 0 के बराबर ना हो। तीसरा हमारे पास 1/fx, अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन क्या चाहेगा, कि हम 0 ना हो, ठीक। ये 3 बातें हैं जो बेसिक ध्यान में रखिएगा फंक्शन के बारे में, कि अगर रूट में टोपी वाला कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव होगा। 1/रूट में कोई फंक्शन होगा तो वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इक्वल नहीं होगा 0 के, ठीक है। और 1 में कोई फंक्शन होगा तो वो फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सारे PYQs जो हैं जितने भी हैं आपके, जो इस साल के हुए हैं और जो पिछले साल के हुए हैं, उनको ट्राई करते हुए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के डोमेन और रेंज पर, और उसमें हम लोग सारे के सारे PYQs ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए।